हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ सेबी ग्रेड ए के प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड कुछ अलाइड टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन विच वाज डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिलेबस कवरेज, जो उन्होंने सिलेबस दिया था सेबी ग्रेड ए के पेपर फेज 1 के लिए, they didn't stick to that in the previous examination. So keeping that thing in mind, जो specific topics को उन्होंने cover किया था, हम आपके साथ उन specific topics के आज कुछ questions cover करने वाले हैं, ताकि in case वो इस बार भी unpredictable होकर चले तो उन topics को आप cover कर सकें। minimum questions आपके लिए prepare किए गए हैं ताकि आप उसकी एक overview आपको subject का ज़रूर हो जाए। So let's quickly move on to those MCQs. आज मैं कवर करने वाली हूँ कंट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। पिछले पेपर के अंदर देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड फ्रॉम बोथ द एरियाज। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस एरिया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज। कंट्रैक्ट क्या होता है? कंट्रैक्ट का जब हम डिफाइन करते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जो ऑफर करता है, मतलब ही इज ऑफरिंग समथिंग, द अदर पर्सन व्हेन गिव्स एन एक्सेप्टेंस। यानी हमारे पास एक होता है ऑफर, ऑफर के साथ जुड़ जाता है आपका एक्सेप्टेंस। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्सेप्ट कर ले उसके बाद वो बन जाता है अग्रीमेंट। जब कोई अग्रीमेंट बन जाए, उस अग्रीमेंट के बाद आपका क्या होता है? ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ कहता है कि ये अलाउड है, यानी जिसको आपको लॉ की इन्फोर्सिएबिलिटी दिखती है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी जिसके लिए लॉ आकर उस चीज पर अग्री कर देता है, दैट बिकम्स अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ कंट्रैक्ट। ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक टर्म होती है जो बन जाता है कंट्रैक्ट। ठीक है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या लिया हुआ है आपके लिए, अब जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको वो गलत मानते हैं, कहते हैं नहीं मानना, दैट इज कॉल्ड वॉइड। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्वाजी, कंटिंजेंट एंड वेचरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पहले ये जानते हैं कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी ये क्या होता है? एक ऐसा कंट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ जहां पर ना इन केस ऑफ एनी लॉस, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको कोई लॉस हो जाए तो उसको जहां उसका लॉस हुआ है उसकी ओरिजिनल पोजीशन बिफोर लॉस तक हम पहुंचा देंगे। ये चीज कहते हैं द कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन केस देयर वुड बी एनी ट्रबल फेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बीन इंश्योर्ड, इंडेमनीफायर वुड से कि मैं आपको इंडेमनीफाई कर दूंगा, यानी कोई प्रॉब्लम आने पर आई विल बी देयर विद यू एंड विल रिस्टोर यू टू योर प्रीवियस पोजीशन फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। तो दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट लेवल पे ही अगर उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाए तो वो वॉइड कहलाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर कवर्ड अंडर स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस, यहाँ पर कोर्ट का कुछ आ जाता है। देन कंटिंजेंट हो भी सकती है चीजें और नहीं भी हो सकती है, किसी फ्यूचर अनसर्टेनिटी से जुड़ी हुई होंगी तो वो कंटिंजेंट कहलाएंगी। और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, दो दीज आर नॉट अलाउड इन द कंट्री, दीज आर लिंक्ड विद द बेटिंग एरिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको एक बेट लगती हुई दिखती है, दैट इज डन इन टर्म्स ऑफ द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। A contract on if indemnity is basically a contingent contract, कि अगर ये पर्टिकुलर चीज हो गई तो उसमें आपको आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर क्या करेंगे? हम उस ओरिजिनल पोजीशन पर आपको रिस्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके इंश्योरेंस का केस होगा, या कोई पर्टिकुलर पर्सन कहता है दूसरे पर्टिकुलर पर्सन का उसका कोई सामान उसके पास पड़ा है, वो कहता है अगर इसमें कोई डैमेज हो गया तो मैं यही हूं, मैं देख लूंगा, तो उसके लिए वो चार्ज भी करेगा बिकॉज वो आपको एक इंडेमनीफाई कर रहा है। सो द कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज बेसिकली अफेक्टेड बाय द फैक्ट कि इन केस ऑफ एनी बैड सिनेरियो इट वुड बी कवर्ड अप, उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जब उसको डिफाइन करते हैं वो, तो उसको कह देते हैं ये लोग द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अनसर्टेनिटी के चलते ही इसको ऐसे कहा जाता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है अ कंट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, एक जो पार्टी है उसने प्रॉमिस किया है दूसरी पार्टी को कि इन केस ऑफ कोई भी लॉस हुआ उस समय पर मैं आपको आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा दूंगा। सो यहां पर क्या है? एक अनसर्टेनिटी है। अब यहां पर क्या होगा? इन केस ऑफ एनी ट्रबल, अगर वहां पर कोई लॉस हुआ तभी वो चीज होगी, इसीलिए इसको वो क्या कह देते हैं? इट्स अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट टर्म इटसेल्फ इज समथिंग जो कहती है कि कुछ चीजें क्या होती हैं? अनसर्टन होती हैं, अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ होता है ये टर्म। Now moving on to the next question, right of subrogation means, subrogation का मतलब क्या होता है? The surety will step into the shoes of another. He is entitled to benefit of every security which the creditor has.
द श्योरिटी कैन क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर और ऑल ऑफ द अबव। जब हम बात करते हैं सब्रोगेशन की, सब्रोगेशन को ना हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेपिंग इनटू द फीट ऑफ द ओरिजिनल ओनर। इसको कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि जब ओरिजिनल ओनर साइड पर हो गया तो वो चीज़, तो दूसरा पर्टिकुलर पर्सन है वो ओरिजिनल ओनर के शूज में आ जाता है, यानी ही विल बिकम द ओरिजिनल ओनर इन द आईज ऑफ द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए श्योरिटी दी, मैंने कहा कि अगर ये पैसे नहीं दे पाए तो मैं पैसे दूंगी, और समय आया और मुझे पैसे देने का समय पहुंच गया, मतलब देयर वाज अ सिचुएशन, वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसी सिचुएशन में है, वो कहता मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस समय मुझे बोल दिया जाएगा कि आप पैसे दो, लेकिन अगर मैं पैसे दूंगी, जो भी सिक्योरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन ने रखी थी अब वो मेरी हो जाएगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या होगा, द श्योरिटी विल स्टेप इनटू द फीट ऑफ द ओरिजिनल ओनर, पर एट द सेम टाइम जो भी चीज़ उसकी श्योरिटी की तरह रखी गई, क्या उसका क्या होगा, और साथ ही साथ ये जो श्योरिटी होगा वो अब प्रिंसिपल डेटर की जगह आ जाएगा, और बाद में वो अपना पैसा भी रिकवर कर सकता है जो भी उसने एज अ गारंटी दिया था, तो जितना भी पैसा उसको पेमेंट करनी पड़ गई, ये ऐसा राइट कि वो बाद में डेटर से अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। ठीक है, सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब जब ओरिजिनल ओनर ने मना कर दिया कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब ओरिजिनल ओनर मैं बन जाऊंगी, मैं उसकी जगह सब पैसे दूंगी और बाद में वो और मैं मिलकर बैठकर उस पैसे की एडजस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पर आपका आ जाता है द राइट ऑफ सबरोगेशन इज गिवन अंडर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पर आपको मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके पास 140 और 141 कवर्ड है। दो पेपर के अंदर पिछली बार देयर वर barely a few things which were asked from the point of view of section based questions, but we need to be opened up। हो सकता है कुछ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखना है इसके ऊपर, क्योंकि सेक्शन बेस्ड चीज़ों के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं जनरल स्ट्रीम के अंदर। लीगल के अंदर तो दे कैन गो एनीवेयर, बट इसके अंदर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। नाउ when the surety has paid all that he is liable for, he is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor। अब stepping into the feet of the original owner, ये हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर ने क्या किया, दिस पर्टिकुलर पर्सन नीड्स मनी। अब मैंने जो, आप मान लीजिए ये हमारा ओरिजिनल लेटर था, ए वॉज द डेटर और बी वॉज द श्योरिटी। अब अगर डेटर कहता कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो उस पर लग गया क्रॉस। अब क्रेडिटर किसके पास जाएगा, श्योरिटी के पास। श्योरिटी ने बोला कि देखिए मैं पैसे दे देता हूं, लेकिन जो भी चीजें डेटर ने एज सिक्योरिटी दे रखी थी अब वो चीज मेरी हो जाएगी। अब पहले मैं सारी पेमेंट क्लियर करके मैं यहाँ बैठी हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, डेटर को बोलूंगी मैंने आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दी, नाउ यू ओ मी मनी, अब आपने मुझे पैसे देने जो आपको क्रेडिटर को देने थे। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ द राइट ऑफ सबरोगेशन। जो भी चीजें अब इनके पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डेटर पड़ी थी वो सब अब मेरी हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लियन मीन्स। जब हम बात करते हैं लियन की, तो लियन क्या होता है, इट इज बेसिकली अ चार्ज, अ पर्टिकुलर स्टेटस, अ गारंटी और अ लीगल क्लेम टू होल्ड प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। लियन को जब हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो लियन होता है राइट टू स्टॉप। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपके पैसे देने थे और उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, सो उस केस में क्या होगा, आपके पास जब तक वो पैसे नहीं देते, जो भी चीज़ उनकी आपके पास पड़ी है आप उसको वहीं रोक लोगे, आप बोलोगे नहीं अब ये चीज़ तब तक मेरे पास पड़ी रहेगी जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते। सो व्हेन वी डिफाइन लियन, लियन इज बेसिकली अ लीगल क्लेम टू होल्ड प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। सोचिए एक बार सिक्योरिटी हाथ से निकल गई, क्या रीजन होगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके पास आकर अपनी पेमेंट करेगा और क्लियर कराएगा उस पेमेंट को, तो वो चीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो लीगल क्लेम जब वहां पर होता है तो दैट मीन्स यहाँ पर जब वो डिफाइन कर रहे होते हैं, सो इन केस जब कोई पैसे आपको किससे निकलवाने हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो यू विल कीप समथिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट यू कैन गेट योर मनी बैक। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा लीगल क्लेम वाला पॉइंट, द पॉइंट इज डी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है राइट टू कीप द पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। कहते जब तक पैसे नहीं दोगे ना तब तक आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ तो रोकना पड़ेगा ना उस पर्सन का सामान, तभी तो वो आकर मुझे पैसे देगा। अगर सब कुछ उसके पास है वो भाग जाएगा, अगर उसकी कोई चीज मेरे पास रह गई, नाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू कम बैक, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसे वापस आना पड़ेगा मेरी पेमेंट क्लियर करने के लिए। ये चीज होती है लियन। ओके
ओके, आई थिंक दिस इज लिटिल ट्रबलसम एरिया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड कंडीशंस एंड वारंटीज इन द कंट्रैक्ट एक्ट. मे बी, क्या ये एक्सप्रेस्ड होते हैं, क्या ये इम्प्लाइड होते हैं, या एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या नन ऑफ द अबव. जब हम कंडीशंस और वारंटीज की बात करते हैं ना, बहुत जगहों पर ये एक्सप्रेस्ड भी होते हैं और बहुत जगहों पर ये इम्प्लाइड भी होते हैं. जैसे अगर मैं फ़ोन खरीदूँ तो उसमें वारंटी के बारे में लिखा हुआ होता है ना, कि कितने समय के लिए, दैट इज अंडर देन, कि वो उसको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उस केस में आकर वो मेरा जो फ़ोन है उसके अंदर कोई दिक्कत आती तो उसको रिप्लेस करेंगे. जैसे वारंटी फॉर जो फ़ोन की एक्सेसरीज हैं वो कितने समय की होती हैं, 6 मंथ की, जबकि फ़ोन की अप टू 1 ईयर चल जाती है. आपकी जो वॉशिंग मशीन्स या फिर आपके फ्रिजेस होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में इट कैन गो, कुछ एक कंपोनेंट्स की 10-10 साल की वारंटी होती है, लेकिन ओवरऑल जो आपका फ्रिज होगा मे बी उसकी 1 ईयर या 2 ईयर मैक्स की वारंटीज होती हैं. तो इस तरीके से वारंटी यानी अगर वो प्रॉब्लम जो वो बता रहे हैं कि इस जगह पे प्रॉब्लम आई तो हम उसको सही करेंगे. फिजिकल डैमेज के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन बाकी सब चीज़ों में दे प्रोवाइड कि अगर यहाँ पर दिक्कत आई तो हम आपको फ्री में उस चीज़ को बदल कर देंगे. तो ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, यानी हम बता भी सकते हैं, या ये इम्प्लाइड मतलब जेस्चर्स से लगता है कि हाँ ये चीज़ है लेकिन होती नहीं है एग्जैक्टली. मतलब हम बोलकर नहीं जताते हैं, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं इम्प्लाइड होती है कि ये चीज़ हुई तो कवर हो ही जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन में दे हैव सेड कि फोन में कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पर हम क्या करेंगे, उन्होंने बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पर इट वुड बी कवर्ड, यानी फोन के अंदर का वहां पर अंदर कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो कवर्ड है. ठीक है. तो वो क्या हो जाता है, इम्प्लाइड. अगर एक चीज बोली गई तो उसको पूरा ही हम कवर करके चल रहे हैं. तो ये आ गया. अच्छा, अगला क्वेश्चन. अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड यानी वॉइड का टर्म का मतलब होता है, कहते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड. एक होता है हमारा वैलिड, एक होता है हमारा वॉइड. यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोल देते हैं कि वो सही है, इन्फोर्सेबल भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं वैलिड. और जिस केस में अपने पास उसमें कोई ना कोई गलती होती है या उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्टिकुलर ऑफर रखा टू किल समवन और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो इस केस में क्या वहां पर ऑफर भी है, वहां पर एक्सेप्टेंस भी है, बट ये एक इलीगल एक्टिविटी नहीं होगी. तो अगर ये इलीगल एक्टिविटी होगी, इसकी इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ खत्म हो जाएगी. अगर हम चोरी करने के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटी करने के लिए अग्रीमेंट बनाते हैं, अग्रीमेंट तो वो हो गया, लेकिन वो इलीगल होगा और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी. लेकिन कुछ चीजों में क्या होता है, वो पहले एक्सेप्ट हो जाती है लेकिन उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है. अवॉइड कंट्रैक्ट इज अ कंट्रैक्ट. ये कौन सा कंट्रैक्ट होता है जिस केस में क्या होगा कि कोई उसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती है, साथ साथ डज नॉट हैव अ रीजनेबल टर्म और डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कंट्रैक्टर जिसको बोलते हैं ये तो सही नहीं है, तो वो तो वॉइड हो ही गया. कई बार कुछ केसेस के अंदर कोई चीज पहले लीगल थी और बाद में इलीगल हो गई, तो क्या होगा, उस केस में वो कंट्रैक्ट बना था, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी थी, लेकिन आज के समय पे वो वॉइड हो गया. ये भी तो हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले यूपी की तरफ में लिक्योर अलाउड था, तो लिक्योर की सेल परचेज करते वक्त उसका जो कंट्रैक्ट बना होगा तब वैलिड था, लेकिन बाद में लॉ ने उसमें चेंज करवा दिया. जब लॉ ने उसमें चेंज किया तो उसके बाद वो अलाउड नहीं था. जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पर क्या होगा, ए भी सही है और सी भी. सो इसका आंसर बन जाता है डी, यानी ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी नहीं होते और साथ साथ क्या हो जाता है, हो सकता है बाद में या फिर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट उसको बोल देता है कि दिस इज वॉइड, ऐसे अलाउड नहीं है, तो वो भी इसमें कवर हो सकता है. यानी कंट्रैक्ट एक्ट जिसको बोलते हैं नहीं ये नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है, या फिर लॉ जिसको बोलते हैं कि नहीं हम इसको अलाउ नहीं करते, तो दैट विल बिकम वॉइड. ठीक है. याद रखिएगा, कोई भी अग्रीमेंट जो होती है वो जब सबसे पहले अग्रीमेंट के बेसिक चीजें क्लियर करेगा, यानी उसमें एक ऑफर होगी, एक एक्सेप्टेंस होगी, उसके बाद ही जाकर वो कंट्रैक्ट बनने के लिए एलिजिबल हो पाएगा, और उसके बाद एनफोर्सिएबिलिटी तय करेगी कि क्या वो कुछ बन भी पाएगा या वो एक अग्रीमेंट बनकर ही रह जाएगा. सो दिस इज वेयर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिक एन अग्रीमेंट. हर कंट्रैक्ट कहीं ना कहीं अग्रीमेंट जरूर है, लेकिन सारे अग्रीमेंट कंट्रैक्ट बनेंगे ऐसा नहीं है. ठीक है. इट सेज all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Okay, the next point is the communication of the acceptance is complete as against offerer. अगर मैंने आपको ऑफर किया है कि ये पर्टिकुलर काम मैं आपके लिए कर सकती हूँ इतने रुपए के लिए, तो वहां पर आप क्या चूज करेंगे, देन इट इज बेसिकली none of the above, और when acceptance is reached to the offerer, और जब मैंने आपको ऑफर किया, मेरा पार्ट कब खत्म होगा, ये कंप्लीटली ये बोल रहा है कि मेरा पार्ट कब खत्म हो रहा है, जब मैंने आपको ऑफर दिया, जब आपके पास चीज वो पहुंच गई. व्हेन एक्सेप्टेंस कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफर, मतलब आपकी तरफ से हाँ या ना है उस काम को लेकर,
तो वो तब जाके मेरा काम पूरा होगा। या फिर अगर मैंने ट्रांसमिशन में उस चीज को डाल दिया है एंड लीव्स हिज पावर टू रिजेक्ट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, अब वो क्या कर रहा है, उसने ट्रांसमिशन में रास्ते में उसको दे दिया है, या फिर वो रीच कर गया है ऑफर को, किस सिचुएशन पर आकर ऑफर बोल देगा कि देखो मैंने अपना काम तो पूरा कर दिया। ऑफर का काम होता है एक अपना जो ऑफर है वो जो पर्टिकुलर पर्सन जिसको वो ऑफर दे रहा है उस तक पहुंचे। इसका मतलब अगर हम एक अग्रीमेंट को डिफाइन करते हैं, अग्रीमेंट में दो लोग होंगे, यानी एक ऑफरर होगा और एक ऑफरी होगा। ऑफरर जो है वो पर्टिकुलर पर्सन अपना ऑफर सामने रखेगा और ऑफरी जो होगा उसके पास वो ऑफर पहुंचेगा। इसके बाद अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। बड़े बेसिक से रूल्स हम कवर कर रहे हैं क्योंकि पेपर के अंदर पिछली बार बड़े बेसिक से पॉइंट्स में से कवर किया हुआ था। सो जस्ट बीइंग देयर आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया ताकि आपको एक ओवरव्यू जरूर हो जाए कि इन केस इसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो आप, कि अगर कल को गेस भी करना हो तो वाइल्ड गेस की तरफ एक सॉर्टेड तरीके से आप जा सकें। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, यानी कि आप उसे ट्रांसमिशन में डाल देते हैं, वो पर्टिकुलर चीज क्या हो जाती है, प्रपोजर तक पहुंच जाती है और लीव्स हिज पावर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब मैंने आपके सामने ऑफर रखा, आपको पता चल गया ना उस ऑफर का, तो मेरा काम पूरा खत्म होगा। यानी अब जैसे मैंने आपकी तरफ अगर मैंने एक ऑफर आपके लिए लिखा, वो एक लेटर पे लिखा और वो लेटर मैंने अपने ड्रॉर में रख लिया, तो ये ऑफर नहीं पहुंचा आपके पास। लेकिन जब मैंने आपको वो भेज दी लेटर और आपके पास पहुंच गई तो मेरा काम पूरा हुआ। इसके बाद आप क्या करते हो वो आपकी चॉइस, क्योंकि दैट इज द पावर इन योर हैंड्स कि आप रिजेक्ट करते हो या आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर कि वहां पर होगा कि हमने ट्रांसमिशन में डाल दिया है, जब मेरी तरफ से जा चुका है आपके पास तो मेरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा हमारा सेबी ग्रेड ए के प्रिपरेशन के कोर्सेज चल रहे हैं, यानी हमारा कंप्लीट कोर्स अभी भी चल रहा है। एट द सेम टाइम with the limited amount of time left, I think there is another option that you can take up complete course की जगह, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो जाती हैं और समय रह गया है कम, एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल, सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो अगर ऐसा होता है तो आप चाहे तो आपका जो स्पेसिफिक मॉड्यूल वीक है आप सिर्फ उस पर फोकस कर लीजिए। यू कैन जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द पेपर 2 कोर्स, रादर पेपर 2 में जिसमें 6 सब्जेक्ट्स है, अगर सारे वीक नहीं है तो क्यों 6 के 6 खरीदने। आप एक काम कीजिए, जो आपका सब्जेक्ट वीक होगा आप सिर्फ वो सब्जेक्ट बाय कर लीजिए। इनफैक्ट अगर कोई टॉपिक वीक होगा ना, सिर्फ वो स्पेसिफिक टॉपिक भी आप परचेज कर सकते हो। द माइक्रो कोर्सेज कैन टर्न आउट टू बी वेरी वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ योर पॉकेट, तो आपके लिए वो सस्ते पड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम रैशनली देखा जाए इट बिकम्स लिटिल बेटर कि मैंने जितना पढ़ना है मैं उतने के लिए पे करूं। एंड एट द सेम टाइम वी हैव गॉट अनदर टेस्ट सीरीज फॉर यू गाइस, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज बेनिफिट करती हैं आपकी प्रिपरेशन में, रिविजन में। ठीक है, सो इफ यू हैवंट गॉन थ्रू आवर पोर्टल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी डिटेल्स गिवन है, सो गो अहेड एंड चेक इट आउट। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एटीएम इज, जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो वो कैसा कंट्रैक्ट है, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन जाता है अपने बैंक अकाउंट में पैसा, वो एटीएम लगाता है, एटीएम में उसमें अपना अकाउंट नंबर डालकर उसको विड्रॉ करता है। क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इनमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, व्हेन यू गो फॉर द सेबी एग्जामिनेशन उसमें 4 नहीं उसमें 5 ऑप्शंस होंगे। प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी उन्होंने 5 ऑप्शंस रखे थे, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई कैन ऐड वन मोर थिंग, सो जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। चलिए मेन पॉइंट है कि आप कंसेप्ट पढ़े हो। द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, अगर अपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं तो क्या वो टेसिट कंट्रैक्ट है, क्या वो एक्सप्रेस कंट्रैक्ट है, या फिर क्वाजी है, या फिर नन ऑफ द अबव। जब आप अपने अकाउंट में से पैसा निकालते हैं तो आपका और बैंक का एक तरह से वो कंट्रैक्ट चल रहा है जिसमें आप अपने अकाउंट में डला हुआ पैसा बाहर निकालने का ऑफर उनके पास रखते हैं एंड इट इज नाउ टेकन अप। ठीक है, और वो आप पैसे निकाल सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ कंट्रैक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे हम टेसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एज अपोज टू रिटन और वर्बल, वो उनके ना बात करने के या उनकी मेथड से आपको दिखता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज की तरफ या अपनी इंटेंशन की तरफ बात कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड जो हमारी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज होती हैं वो परफॉर्म करते हुए या प्रिपेयर टू परफॉर्म की तरफ करते हैं ऑफ द एलिजिड अग्रीमेंट, यानी मैंने अपना पैसा बैंक में रखा है और बैंक उसको संभाल कर रखता है, एज एंड व्हेन आई नीड इट तो वो पैसा मैं निकाल सकती हूँ। राइट, तो दैट इज अ कंट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द बैंक। तो वो कंट्रैक्ट जहां पर हमारे कंडक्ट से मालूम चलता है कि मैंने पैसे निकालने हैं तो वो टेसिट कंट्रैक्ट आ गया। ओके
अब ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेसिक्स में जब जाते हैं. जैसे टर्म इज कॉल्ड द टर्म क्विड प्रो क्यो इज अप्लाइड इन रिलेशन टू. क्विड प्रो क्यो किसके रिलेशन में बोली जाती है? लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के रिलेटेड. लीगल यानी वो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है कि नहीं चलता. देन कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज या फ्री कंसेंट. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब ये आ जाता है कि एम आई केपेबल इनफ टू टेक अप दैट पर्टिकुलर ऑफर और नॉट. इफ यू आर एनिमी ऑफ वॉर, यानी अगर आपके और मेरे कंट्री के बीच में क्या चल रही है, वॉर चल रही है, तो क्या अलाउड होगा? नहीं. अगर आप माइनर हो और मैं मेजर हूं तो क्या वो अलाउड होगा? बहुत कुछ केसेस हैं जहां पर आपको माइनर के बेनिफिट के लिए चीजें की जाए, दैट इज अ डिफरेंट एरिया. बट अदरवाइज माइनर के बहुत से केसेस में दे आर नॉट अलाउड टू बी अ पार्टी. और इंसॉल्वेंट जो होते हैं, यानी जिनका दिवालिया निकल गया होता है, जिनके पास अभी उनकी पेमेंट्स अभी चल रही हैं, उनकी पिछली पेमेंट्स की क्लियरिटी की बात की जा रही है, तो वो तब तक जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. फ्री कंसेंट यानी आप मुझसे धमकी देकर या मुझे कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी तरीके से मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से मुझे धोखा देके आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट में अगर हाँ करवा लेते हो, तो ये वॉइडेबल बन जाता है. यानी ये मेरी चॉइस है कि अग्रीव्ड पार्टी चूज करेगी कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट रखना है या उसको नहीं रखना है. ठीक है, दैट इज व्हाट दे कॉल इन टर्म्स ऑफ दिस. ये 10 पॉइंट ऐसे होते हैं, उन 10 पॉइंट को मिलाकर हमारा एक अग्रीमेंट का पूरा कंट्रैक्ट की तरफ जाता है. यानी इसके सर्वगुण संपन्न होने के बाद में वो एक अग्रीमेंट कंट्रैक्ट बन पाता है. अगर मेरी फ्री कंसेंट नहीं है, इट इज अवॉइडेबल अग्रीमेंट. आई कैन, अगर मैं अग्रीव्ड पार्टी और मैं बोलूँ कि इन्होंने तो बोला कुछ और था, हुआ कुछ और है, अब ये मैं चाहूँ तो मैं उसको कंसेंट करवा सकती हूँ. इट कैन बी वॉइड. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइडेबल. और कंसिडरेशन, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट द गिफ्ट एंड द डोनेशन. उसके अलावा हर चीज के लिए पैसा, समथिंग इन रिटर्न की बात आती है. सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द टर्म क्विड प्रो क्यो, इसको हम कैसे बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन मतलब अगर मैं आपके लिए कोई काम करूं तो उसके बदले आप मुझे क्या देंगे? पैसे. सो दिस इज हाउ आई लर्न द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न. आप कोई एक चीज के लिए दूसरी चीज करेंगे तभी जाकर वो आपका कंट्रैक्ट का हिस्सा बनता है. दैट इज कंसिडरेशन. इसके एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया, दैट इज अ डोनेशन एंड द गिफ्ट. ओके, नोवेशन क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है कि पुराना कंट्रैक्ट खत्म कीजिए ना, एक काम करते हैं, नया कंट्रैक्ट बनाते हैं. सो उसका मतलब क्या होगा? जब हम नोवेशन कर देते हैं, नोवेशन को ऐसे याद रखना है, एन फॉर नोवेशन, एन फॉर न्यू. द पार्टीज कैन फॉल बैक अपॉन द ओल्ड कंट्रैक्ट. नंबर 2, नोवेशन होने के बाद वो पुराने कंट्रैक्ट पे वापस चल जाए, या डैमेजेस वर टू बी अवॉर्डेड, जो भी ओल्ड कंट्रैक्ट में चलता था वो चीज दी जाएगी, या फिर ओरिजिनल इज डिस्चार्ज एंड नीड नॉट टू बी फॉर्म, जो पुराना आपका बना हुआ था उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, या फिर लास्ट, नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी सही नहीं है. देखिए, जब आप नया कंट्रैक्ट बना लेते हो तो पुराने कंट्रैक्ट की जो पावर या उसकी वैल्यू है वो खत्म हो जाती है. तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर हियर कम्स आउट टू बी डैमेजेस वर टू बी, नहीं, द ओरिजिनल इज टू बी डिस्चार्ज्ड. यानी नोवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेन वी डिफाइन द टर्म नोवेशन, इट मींस न्यू. आप इसको याद करने का तरीका, बिकॉज बड़ी चीजें इसमें होती है ना, तो अच्छा हुआ आई लर्न इट सिंप्लीफाइड वर्जन में, क्योंकि इतनी सारी लॉ की टर्म्स हमें याद रखनी पड़ जाती है कई बार, तो उनके छोटे छोटे तरीकों से याद करने से ईजी रहता है. सो नोवेशन का मतलब न्यू. जब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का करना क्या है? उसकी वैलिडिटी तो वही खत्म हो गई थी. इसीलिए द करेक्ट आंसर हेयर इज सी. ओरिजिनल वाली खत्म हो गई और अब जो है उसको करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब आप नए कंट्रैक्ट को फॉलो करोगे, नया लाइफ शुरू हो रही है, तो बस जो पुरानी है उसको छोड़ दो वहीं पे. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स. अगर आपको किसी के पुराने, मतलब किसी के कोई गुड्स मिल जाता है विच इज नॉट योर्स, तो आप क्या करेंगे? एक तो अपने गुड्स के साथ में उसे मिक्स मत करें. नंबर 2, आप टेक केयर ऑफ द गुड्स, आप उन गुड्स का ध्यान रखेंगे. नंबर 3, ट्रेस द ट्रू ओनर. एंड नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. When we talk about the duties of the finder of the goods, उसकी कुछ धर्म है जो उस पर्टिकुलर पर्सन को, जिसको किसी और की चीज मिलती है, उसको निभाना पड़ता है. फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स शुड, जो फाइंडर जिसको वो गुड्स मिलते हैं उसे क्या करना होगा? सबसे पहला, मिक्स नहीं करना. आप किसी और की चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर वो ट्रू ओनर सामने आ गया तो आपको आपका हक छोड़ना होगा, क्योंकि आपको वो चीज मिली है, आपकी नहीं है वो. इसीलिए इस केस में क्या होता है? दे हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. कंट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, अगर आपको फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स इज द पर्सन, उसको ये उसके पास हक है कि वो उसको अपनी कस्टडी में संभाल कर रखे. अगर उसको उस गुड्स को मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा आ गया तो ट्रू ओनर से वो
वो जो खर्चा था उसकी मेंटेनेंस के पैसे वो रिकवर कर सकता है, लेकिन वो ओनर नहीं बनेगा। उसके पास उसको ये सारे धर्म निभाने होंगे और उसके बाद ही वो एक फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स कहलाएगा। अगर ओनर नहीं मिला तब जाकर वो चीज उसके पास रहेगी, और अगर जैसे ओनर मिलेगा दे विल हैव टू गिव दैट थिंग बैक टू द ओरिजिनल ओनर एंड दे हैव द राइट टू रिकवर द एक्सपेंसेस दे इनकर, जो उसने खर्चा किया वो देगा उसको, ठीक है, ट्रू ओनर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स। इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, दिखने में छोटे, लेकिन अगर आपने लॉ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो इनके आंसर करने मुश्किल हो जाते हैं। एज मच एज नो वर्क डन, एज मच एज क्रेडिटेड, एज मच एज अर्नड और नन ऑफ द अबव। देखिए कई जगहों पर ना बोला जाता है कि क्या ये कंसिडरेशन एडिक्वेट है कि नहीं है, समथिंग इन रिटर्न हमने पढ़ा था ना, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी हो सकती है। तो क्वांटम मेरिट क्या है, एज मच एज नो वर्क डन और एज मच एज क्रेडिटेड। आप जो एडिक्वेट जो आपकी कंसिडरेशन होती है उसके रिगार्डिंग आप कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो क्वांटम मेरिट है इसका मतलब होता है एज मच एज अर्नड, ठीक है, जितना आपने रुपया कमाया है वो आपको दिखाया जाता है क्वांटम मेरिट। एंड दिस मीन्स द कंसिडरेशन इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि एडिक्वेसी देयर इज समथिंग दे डिसाइड, जो ऑफर ऑफरी एक्सेप्टर होते हैं वो उनके बेस पर चलती है, ठीक है। क्वांटम मेरिट एक लैटिन फेज है जिसमें बोल दिया जाता है कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट अंदर आया, इट मीन्स व्हाट वन हैज अर्नड, ठीक है, एज मच एज ही अर्नड, ठीक है। ओके, अगले के अंदर वो चीज आ गई, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। एज पर सेक्शन 2E सबसेक्शन E ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट एवरी प्रॉमिस, मतलब मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया तो मैं प्रॉमिसर हूं, आप क्या बन जाओगे, अगर मैं प्रॉमिसर हूं तो आप बन जाओगे प्रॉमिसी, ठीक है। अब बताइए, अब इस केस में क्या हो रहा है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन, जब उसमें पैसा जुट जाता है आप वहां पर एक रीजन देते हो कि देखिए इसमें पैसा भी मिलेगा, तो उस केस में वो क्या कंट्रैक्ट बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा, ऑफर बनेगा या एक्सेप्टेंस बनेगा। कंट्रैक्ट बनने के लिए उसको सर्वगुण संपन्न होना होगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स और सर्टेन क्लॉजेस व्हिच वंस डन तब जाकर वो बेचारा कंट्रैक्ट बनता है, इतनी आसानी से नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, आपका अगर ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वहां पर अग्रीमेंट तो बन ही जाता है, इसीलिए उसका आंसर क्या है, एक प्रॉमिस जो आपने किया वो एक तरह का ऑफर हो जाएगा कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये चीज करूंगा, तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी हो गए, तो वहां पर जाकर उनकी अगर वो प्रॉमिस एक्सेप्ट हो जाता है दैट बिकम्स एन अग्रीमेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कंट्रैक्ट एक्ट अ थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन कौन हो सकता है, who is a beneficiary under the contract act can sue, or from whom the consideration has proceeded can sue, can not sue even if the consideration has proceeded for him, or can not sue at all for the want of privity of contract। privity of contract क्या होता है, इसका आंसर दिख गया, आई नो, बट लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके और मेरे बीच में, तो तीसरे पर्टिकुलर पर्सन को उसमें कुछ कहने का हक नहीं होता जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए वो बात नहीं हो रही। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे दोनों के बीच की बात के अंदर किसी तीसरे को सू करने का हक नहीं देता, लेकिन अगर आपकी और मेरे बीच में किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए बात हो रही है तो उसके पास पूरा हक है आकर लड़ने का कि ये मेरी बेनिफिट के लिए तो बात हो रही है, दैट मीन्स आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग। यानी वहां पर वो जो बेनिफिशियरी है जब उसकी बात होगी तब उसके पास हक होता है सू करने का, अदरवाइज नहीं होता, एज पर द प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। चलिए इसमें भी दिख गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है, द कंसेंसस एड आइटम, कंसेंसस एड आइटम। अच्छा, कंसेंसस एड आइटम मतलब क्या, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर पहला है जनरल कंसेंसस, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन समथिंग इन द सेम सेंस और रीचिंग एन अग्रीमेंट, कंसेंसस और रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये अपने में दिए हुए थे। अगर मैं कंसेंसस की बात करूं, मतलब हम दोनों कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि कुछ जगह पर यहाँ पर कंसेंसस मीट करते हैं, सबको लगता है कि चीज ऐसी ही होनी चाहिए। यानी अगर मैंने आपको बोला ये पर्टिकुलर स्क्रीन, यानी जो बिल्कुल सामने आपको दिख रही है ना, ये पर्टिकुलर चीज फॉर सेल है, तो अगर मैंने ऐसा बोला तो आपको क्या मालूम चलेगा, ये पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, तो ये चीज सेम थिंग इन द सेम सेंस अगर हम बोलते हैं। यानी अगर मैंने आपको बोला द रेड कार इज फॉर सेल, अब कौन सी रेड कार, अगर वो नहीं बताई तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कंसेंसस एड आइटम पर्टिकुलर चीज ये कहते हैं कि एक ही चीज ऑफरर ऑफरी, यानी हमारे अगर हम एक्सेप्टेंस के बाद की बात करते हैं, कंट्रैक्ट के अंदर बात करते हैं, तो जो दो पर्टिकुलर पर्सन जिनके बीच में कंट्रैक्ट है वो उस कंट्रैक्ट को
सेम सेंस में समझ रहे हैं और सेम चीज को लेकर समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो वैलिड बन पाता है। अगेन अनदर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो अग्रीमेंट को कंट्रैक्ट बनाता है, इट इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइटम। टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द सेम थिंग, सेम चीज को समझेंगे लेकिन सेम सेंस में भी समझेंगे। द करेक्ट आंसर इज बी। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द असर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टन इवेंट इज कॉल्ड। अब कहते पैसे दूंगा मैं आपको, कहता क्यों, कहता अगर ये चीज हो गई ना तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा। एक अनसर्टन इवेंट के साथ में जुड़कर, क्या वो वेजरिंग अग्रीमेंट है, क्या ये अनलॉफुल है, क्या ये इलीगल है, क्या ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल यानी एबिलिटी टू बिकम वॉइड, इसके पास पूरा का पूरा पावर है। अगर मेरे साथ में कोई मान लीजिए कोर्जन के थ्रू किसी पर्टिकुलर एक्ट कंट्रैक्ट अग्रीमेंट के अंदर हमको बोला गया कि टू एंटर इट, आई डेंट वांट टू एंटर दैट अग्रीमेंट, लेकिन मुझे धमकी दी गई, तो उस चक्कर में मैंने उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट पर अग्री किया, लेकिन उसके बाद मेरे पास हक है, अग्रीव्ड पार्टी जाकर बोलेगी ये मेरे साथ में कोर्जन की गई थी जिसके चलते ही मुझे इस अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ा, अदरवाइज मैं इस अग्रीमेंट में आना नहीं चाहती थी, तो ये वॉइड एबल है, हो सकता है। इलीगल यानी उसमें कोई इलीगल बात थी, अनलॉफुल भी वैसा ही रहा। वेजिंग अग्रीमेंट होता है आप लोगों का, जब हम डिफाइन करते हैं इसको बेटिंग, यानी सट्टा जहां पर लगता है उसके चलते, अब कोई आपके बेनिफिट में गया तो पॉजिटिव, आपके बेनिफिट में नहीं गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में अगर कोई चीज होने पर अगर आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग आपको बेटिंग से याद रखनी है और हमारे कंट्री में ऐसा चीज अलाउड नहीं है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेजरिंग अग्रीमेंट। Now moving on to the next question, the two types of breach are, लोग कई बार क्या करते हैं, एक कंट्रैक्ट को तोड़ते हैं, उससे वो बोल देते हैं द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके दो टाइप्स क्या हैं, एक्चुअल एंड डीम्ड, एक्चुअल एंड कंडीशनल, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी, और एक्चुअल और रेमेडियल। देखिए कंट्रैक्ट टूटने के बाद वही होता है कि आप उसका नया कंट्रैक्ट बनाएं, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट तो डेफिनेटली एक चीज होती है कि कंट्रैक्ट जिस चीज के लिए बना था आपने उसके अंदर कोई गड़बड़ कर दी। सो व्हेन वी लुक एट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी डिफाइंड एज एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल में हुआ या फिर वो एंटिसिपेटरी के अंडर कवर हुआ। वो कैसे बोलते हैं, एक्चुअल ब्रीच यानी आपने किसी एक पार्टी ने बोल दिया कि मैंने इसका बाकी जो अपना पार्ट है ऑफ द बार्गेन वो मैंने टाइम पर नहीं करना, यानी ड्यू डेट से पहले उसने मना कर दिया मैं नहीं कर रहा, या उसने आधा किया लेकिन पूरा नहीं कंप्लीट किया। एंटिसिपेटरी ब्रीच होती है जब एक पार्टी अनाउंस कर देती है इन एडवांस ही कि देखिए हम तो नहीं कर रहे, ठीक है, दैट ही इंटेंड्स नॉट टू फुलफिल हिज साइड ऑफ द बार्गेन। एक्चुअल में क्या हुआ, जब वो क्या करता है ऑन द ड्यू डेट, जब उसको वो वादा पूरा करना था उस दिन पर आकर बोलता है सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, या उस समय से पहले ही आकर वो बोल दे मैं नहीं कर रहा ये, जो मर्जी कर लो मैं नहीं कर रहा ये। उस केस में जब वो समय से पहले बोल दे तो एंटिसिपेटरी, और समय पर बोले उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आकर बोले दैट बिकम्स एक्चुअल ब्रीच। Okay, now a particular question, the chances of these question is like, अगर बहुत सारे questions होंगे उनमें से शायद कोई एक question आपको section based आ जाए, but sections पर इतने ज़्यादा questions की उम्मीद मुझे नहीं लगती। The term consent is defined under, consent यानी आपने मुझसे पूछा और मैंने बोला कि हाँ जी आई एम अग्रीइंग टू दैट पर्टिकुलर अग्रीमेंट, दैट इज फ्री कंसेंट। मुझे आपने ज़बरदस्ती नहीं किया, आपने मिस्टेक नहीं की, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं की, कोर्जन नहीं किया, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि आप मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये किसके अंडर कवर्ड है, सेक्शन 14, 13, 11 या फिर 17। द टर्म कंसेंट इज डिफाइंड अंडर, ये जो टर्म कंसेंट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कंट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जहां पर एक इंडेमनीफायर होता है जो कहता है कि मैं हूं ना, आपकी दिक्कत आएगी तो मैं पीछे बैठा हूं, और एक इंडेमनीफाइड वो पर्टिकुलर पर्सन जो चिंता मुक्त होकर बोलता है कि चलिए मेरे सर पर कोई तो है इस समय जो मेरे लॉसेस को अपने जिम्मे ले लेगा। नाउ दिस इज समथिंग जो कंट्रैक्ट टू मेक गुड ऑफ द लॉस, एसेंशियल इस पर्टिकुलर कंट्रैक्ट की जो आत्मा है वो क्या है, क्या वो टू कंट्रैक्ट टू मेक गुड ऑफ द लॉस, और लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय इंडेमनिटी होल्डर वहां पर होगा, या फिर लॉस में बी कॉज्ड बाय प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, और ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू उसका एसेंशियल अग्रीमेंट जो इंग्रेडिएंट है दैट इज ओनली ए, ठीक है, क्योंकि वैसे तो इसमें सिर्फ ए आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय इंडेमनिटी होल्डर। ओके, अब यहाँ पर इंडेमनिटी होल्डर यानी जिस पर्सन का वो है उसी के पास होते हुए, दिस इज ऑल्सो अनदर पॉइंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर हमारे पास होता है, एक होता है इंडेमनीफायर
जो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, आपके कोई दिक्कत आई, तो वो पर्टिकुलर पर्सन इंडेमनीफाई कर रहा होता है। और एक होता है इंडेमनीफाइड, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको चिंता मुक्त किया जा रहा है और इसके बदले, इसको चिंता मुक्त होने के बदले उसको पे भी तो करना पड़ेगा, तो वो कंसिडरेशन पे करते हैं। जैसे इंश्योरेंस इज अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, तो वो आ जाता है इसके अंदर। एसेंशियल अग्रीमेंट आपको सारे ही मिल जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से लॉस हो सकता है, लेकिन कोई भी लॉस हुआ तो उस केस में उसको, उसके लिए कोई ना कोई बैठा है, ठीक है, ये आ गया उसके अंदर। टू सेव फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसने किया या किसी और ने किया, किसी से भी गलती हो जाए लेकिन उसका नुकसान तो हुआ ना, और उसी की तो श्योरिटी दी गई थी कि कोई दिक्कत आई तो मैं पीछे बैठा हूं, तो वो इंडेमनीफायर है। Okay, now moving on to the next question. The question says एक हिंदू ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ बी, ए है, वो अपनी वाइफ बी के साथ में रहता है और उसके बाद ही एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट, मैरिज अग्रीमेंट विद अ विडो ऑफ 30 years of age. दिस अग्रीमेंट इज एज पर व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द हिंदू मैरिज एक्ट, वहां पर भी ऐसा नहीं होता कि दैट इट इज अलाउड टू हैव टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, राइट, तो वहां पर नहीं हो सकता। तो क्या ये वॉइड है, क्योंकि लॉ यहां पर कुछ कह रहा है, राइट अब मैंने इसका आंसर आपको बता दिया एक तरह से, वॉइड बिकॉज इट इज अपोज बाय पब्लिक पॉलिसी, क्या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या फिर वॉइड इसलिए क्योंकि इन्फोर्स किया जा रहा है दूसरी पार्टी के थ्रू, या फिर वॉइडेबल है, हो सकता है अगर ए ने मना नहीं कर दिया तो वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है, या फिर वॉइड बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, हिंदूज को अलाउड नहीं है टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है डी, ये वॉइड है, ये अग्रीमेंट ही बन के रहेगा, ये कभी भी कंट्रैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें लॉ इनके एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी। Which one of the following is not a characteristic of contingent contract? Contingent contract की कौन सी इसमें characteristics नहीं है? Performance depends upon the future event. The event must be certain. The event must be collateral to the contract. Or there must be reciprocal promises. देखिए जहां पर रेसिप्रोकल दिख जाए ना, एक पर्टिकुलर पर्सन और दूसरा पर्टिकुलर पर्सन सेम चीज कर रहा है, दैट इज ऑलरेडी कैंसल्ड, तो ये आपके पास नहीं होता अलाउड, बाकी सब अलाउड होते हैं। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये कैंसल आउट हो जाते हैं दूसरे के साथ। हम यहाँ पर कंटिजेंट में मतलब कंटिजेंसी मतलब हो सकता है नहीं भी हो सकता, और अनसर्टेन भी होता है, और इसी के साथ में क्या होते हैं, ये कोलैटरल एडिशनल होते हैं, वो इवेंट जो है वो उस कंट्रैक्ट के साथ में एडिशनल जुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन रेसिप्रोकल अलाउड नहीं होता। देन एक आपके पास और क्वेश्चन आया, जो क्वाजी कंट्रैक्ट्स हैं उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड बाय सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, नेम्ड इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 69 ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट, found as unjust enrichment in section 70 or conspicuous by its absence in the Indian Contract Act. क्वासी कंट्रैक्ट्स को हम कॉन्स्पिशियस मानते हैं इन द कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, दे आर डिफाइंड एज, ये कॉन्स्पिशियस है, क्लियर नहीं है उस केस में। एंड बस अगला क्वेश्चन, नाउ दीज क्वेश्चन रिलेट टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सो हम उसको कवर कर रहे हैं, कोशिश है जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को इसको करवा सकूं। The term negotiation in section 14 of Negotiable Instrument Act 1881, Contract Act was formed in 1872 और ये आया 1881 के अंदर। ये रेफर क्या करता है, नेगोशिएशन क्या होती है इनके अकॉर्डिंग, कहते हैं ट्रांसफर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होता है प्रोमिसरी नोट, आई प्रॉमिस यू टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो वो प्रॉमिस कहलाएगा, आई ऑर्डर यू टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है, और चेक भी एक तरह का ऑर्डर होता है कि बैंक को बोल देता है कि मेरा ये पैसा इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ, और द पेमेंट ऑफ द बैंक इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम बोलेंगे बार्गेनिंग बिटवीन पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो बार्गेन कर रहे हैं दूसरे के साथ में, या ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 14 की डेफिनेशन सिर्फ पहली है कि नेगोशिएशन क्या होती है, दो लोग बैठे, एक ने बोला कि मैंने आपको पैसे देने, कहते लिख के दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने बोला कि मैं प्रॉमिस करती हूँ तो प्रॉमिसरी नोट है, अगर आपने मुझे ऑर्डर दिया इतने दिनों बाद निहार का आपने पैसे देने हैं, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। और चेक क्या होता है, हम चेक कैसे काटते हैं, देखा है ना सबने, चेक के ऊपर वहां पर पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपको देना है वो यहाँ पर लिखा होता है और वो बैंक का नाम यहाँ लिखा होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर कि मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, वो इस जिस पर्टिकुलर नाम पर और जो अमाउंट लिख रहा हूं ये आपको देनी है। Looking at the next point that says under section 118 of the Negotiable Instrument Act 1881, it is presumed until the contrary is proved that every transfer of negotiable instrument was made. ये माना जाता है
अगर मुझे आपसे पैसे आने थे, मेरे पास एक राइट था, यानी पहले आप मेरे क्या थे, डेटर, लेकिन आपको मैं पर्सनली नहीं जानती थी, मैंने आपको बोला आप मुझे लिख कर दो, मेरे को नहीं पता, आपने कहा ठीक है मैम लिख कर दे देता हूँ, तो वहां पर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना, मैंने वहां पर लिखा आई ऑर्डर टू पे यू सो मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर सो मच अमाउंट ऑफ टाइम, आपने बोला ठीक है, आपने भी साइन कर दिया, मैंने भी साइन कर दिए। अब ये पर्टिकुलर चीज हम प्रिज्यूम करेंगे कि पूरी होएगी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमने बताया है, और मैं चाहूं तो जो मेरे पास बिल रिसीवेबल बन गया, यानी मेरे को आपसे जो पैसा आना है वो मेरा बिल रिसीवेबल है, वो बिल रिसीवेबल मैं हाथ में पकड़ कर रखूंगी और मैं क्या करूंगी, अब वो कह रहे हैं दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड, अगर ये बिल रिसीवेबल मेरे को किसी और को देना पड़ा, मैंने बोला कि मैंने किसी की पेमेंट करनी थी, वो कहता मेरे को पैसे दो अभी, मैं कहा पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे को ना इतने रुपए आने हैं मिस्टर वाई से, तो मैं आपको वो राइट ही दे दूं, तो अगर मैं राइट ट्रांसफर कर दूं तो भी मेरी पेमेंट तो हो जाएगी। अब मिस्टर वाई ने मेरे को पैसे देने हैं 10,000 रुपए मान लीजिए, अब वो 10,000 वो मुझे दे या सामने वाले किसी और पर्टिकुलर पर्सन को दे जिसको मैं बोल दूं कि वो दे दे, ही डजंट हैव एनी राइट, वहां पर उनके पास कोई नहीं, उनको पैसे देने हैं, अब मेरे को देना हो या मैं किसी नंबर किसी और पर्टिकुलर पर्सन यानी किसी और पेई का नाम ले लूं, तो वो ये नहीं बोल सकता कि देखो मैंने पैसा आपसे लिया था मैं आपको दूंगी, ऐसा नहीं होता, 10,000 देने हैं, अब या तो मुझे दिए जाए या मैं जिसको ऑर्डर कर दूं कि इनको दो, तो उनको वो पैसे देने होंगे। अब ये जो ऐसी नेगोशिएशन होती है, क्या ये मेच्योरिटी के बाद, मतलब अगर बिल 2 महीने का है 3 महीने का, उसकी मेच्योरिटी के बाद दोगे या बिफोर या फिर एट या फिर नन? देखिए जिस समय बिल को पे ऑफ करने का समय का, जब आप मेरे को पैसे देने आओगे उस समय पर, आपके केस में मैं उस समय पर किसी और का नाम नहीं ले सकती, अगर मैंने ये बिल किसी और को ट्रांसफर करना ही होगा तो वो चीज मेरे को बिफोर द मेच्योरिटी करनी होगी। मैं आपको बोल दूंगी कि आपने मेरे को नहीं पैसे देने, आपने मिस्टर वाई को पैसे पकड़ाने, वो बात वही खत्म हो जाएगी, तो ये बिफोर मेच्योरिटी किया जाने वाला काम है, उससे बाद नहीं करने वाला, ठीक है। अब अगला आया, for what term of imprisonment of offender under section 138 of negotiable instrument act can be punishable, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको अबाइड नहीं करता, तो आप उसको कितने समय की जेल दे सकते हैं, 3 महीने, 3 years, 1 year, 2 year और नन ऑफ द अबव। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अबाइड नहीं करता तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। इस तरह के फ्रॉड्स के अंदर उनके पास क्या होगा, दे कैन बी जेल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अगला, अंडर सेक्शन 16 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंडोर्समेंट ऑफ ब्लैंक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स, यानी एक पर्टिकुलर जो बिल रिसीवेबल था मेरे हाथ में था, अब मेरे को ना मिस्टर आर ने बोला कि आपने मेरे को पैसे देने हैं, मैं कहा सर पैसे नहीं है, तो मेरे को ना किसी से पैसे आने हैं, वो राइट है मेरे पास कि मैंने उनसे पैसे लेने हैं, मैं वो आपको दे दूं, वो कहते ठीक है दे दो, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है, मैंने अपना बिल उनके नाम पर एंडोर्स कर दिया है। इस केस में क्या होगा, where the endorser does not write anything on the instrument, अब ब्लैंक में यानी मैंने किसी का नाम नहीं लिखा ये बोलेंगे, where the endorser signs his name only on the instrument, यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना नाम लिख दिया, endorser यानी मैं जो एंडोर्समेंट कर रहा है किसी और को दे रहे, when the endorser writes the name of the other person, अगर मैंने किसी का नाम लिख दिया तो वो ब्लैंक कहाँ रह गया, और none of the above। एंडोर्समेंट में ये बिल कितने भी लोगों के पास में जा सकता है, अगर मैंने सिर्फ अपने साइन कर दिए इट इज क्लियर कि वहां पर क्या हो रहा है कि वो मैं किसी और के नाम पर दे रही हूं, तो जस्ट मैं उसकी बैक पर अपना साइन कर दूंगी, अगर वो किसी और को बिल दिया उसने किसी और को दिया, सब अपना साइन ही करते रहेंगे, तो जिसके पास होगा समय आने पर जो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने पैसे देने हैं वो बिल पेबल जिसका होगा, जिसके हाथ में वो बिल होगा ना वो उसको पैसे देगा, ठीक है, द पर्सन हु इज हैविंग दैट बिल, और वो कहता है कि मेरे पैसे बिल रिसीवेबल मेरे पास है आज तो आपको मुझे देने, तो उस केस में ही इज सपोज टू पे दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अगला, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है या अनकंडीशनल ऑर्डर है, या वो कंडीशनल अंडरटेकिंग है या फिर एक कंडीशनल ऑर्डर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब हम डिफाइन करते हैं इट्स बेसिकली एन अनकंडीशनल ऑर्डर, I order to pay Mr. Y a certain sum of money after a certain period of time, चाहे मैं 3 months बोल दूं 4 months बोल दूं जो टाइम बोलूं, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती, ये हो गया तो होगा, वो हो गया तो होगा, ऐसा नहीं होता। और अब देखिए अगर ये 3 महीने का बिल होता है तो 3 महीने का काउंट नहीं होता, इसमें आप 3 days और ग्रेस पीरियड काउंट करके चलते हैं,
और ये जो 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, इसकी क्या खासियत है, अगर कोई पब्लिक हॉलिडे हो गया, यानी 26 जनवरी आ गया, या फिर आपका 15 अगस्त आ गया, या फिर कोई आपकी होली दिवाली जिनकी आपको छुट्टी मिलती ही है, उस समय पर ये फॉल कर रहा होगा ना आपका एक्चुअल डे ऑफ पेमेंट, तो आपको उससे एक दिन पहले पेमेंट करनी पड़ेगी. इफ देयर इज अ पब्लिक हॉलिडे, मेक द पेमेंट इन एडवांस. लेकिन अगर पब्लिक हॉलिडे नहीं है, जिस दिन आपने पेमेंट करनी थी उस दिन पर क्या हो गया, देयर वाज अ सिचुएशन कि उस दिन कंट्री में किसी कारण हॉलिडे डिक्लेयर हो गई, तो आप अगले दिन चल जाएंगे, बिकॉज वो इमरजेंसी हॉलिडे थी ना, प्लान्ड हॉलिडे नहीं होती तो क्या होगा, अगले दिन दे देना. लेकिन अगर पब्लिक हॉलिडे के दिन आपका डेट ऑफ पेमेंट फॉल कर रहा है तो आपको उससे पहले ही पेमेंट करनी होगी, एक दिन पहले. ठीक है, तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर. I order to pay Mr. So and so to pay me a money of this amount is after a certain period of time. वहां पर कोई और झगड़ा लड़ाई नहीं होती, सीधा ये लिखा होता है. अब बारी आई एक माइनर की. माइनर यानी एक पर्टिकुलर बच्चा जो कि 18 साल से कम होगा. इफ अ माइनर ड्रॉज, एंडोर्सेस, डिलीवर्स और नेगोशिएट्स एन इंस्ट्रूमेंट, सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड्स. किसको बाइंड करता है, अगर माइनर ने ऐसा कोई पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी के नाम पर ड्रॉ कर दिया, उसको किसी और को पकड़ा दिया यानी इंडोर्स कर दिया, या वो डिलीवर करता है, या उसके लिए वो ट्रांसफर की नेगोशिएशन कर रहा है, तो क्या सारी पार्टीज इवन वो माइनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ओनली द माइनर, सब उसी की गलती है, वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है इस पर्टिकुलर बिल रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन के अंदर या बिल पेबल के ट्रांजैक्शन के अंदर, कहते हैं उसी को पकड़ो और कोई पार्टी को कुछ नहीं कहना आपने, या सब पार्टीज इसमें फंसेंगी, सिर्फ माइनर नहीं, या फिर नन ऑफ द अबव. हमारा कंट्री नोइंगली अनोइंगली बहुत सी चीज़ों को, माइनर को बचा कर चलता है. इस समय पर ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ उरे परे हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जहाँ पर वो पर्टिकुलर सिचुएशन खराब हो सकती है, माइनर यहाँ से फिर बच जाएगा. दिक्कत आएगी बाकी पार्टीज को कि आपको मालूम था माइनर है, आपने उसको क्यों इंक्लूड किया, ये तो आपको देखने वाली चीज़ है. तो इसका मतलब जो हमारी बेचारी बाकी पार्टीज है ना, वो फंस जाती हैं. माइनर बच जाता है लेकिन उन सबको देखना पड़ जाएगा. अगर कोई दिक्कत आ गई तो सब कुछ लाइबिलिटीज और उसकी देखने वाली है, उसको बाइंड करने वाला माइनर किसी को पैसे देने वाला, उसको तो सिर्फ अपनी चीज़ देखनी है और उसको कहीं पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो बाकी पार्टीज हैं वो सब फंस जाएंगी. ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट द माइनर, ये पॉइंट आता है. Now moving on to the next question, where the holder of instrument endorses it in a manner that does not incur any liability or an endorser, such endorsement is called. जहाँ पर endorse किया जाता है यानी मैं किसी और को बिल दे देती हूँ, यानी मेरे को आपसे पैसे आने थे, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, मैंने नोट किया, पता है मिस्टर वाई से मेरे को पैसे आने हैं, मैंने अपना एक एसेट के तौर पर नोट किया हुआ. फिर मेरे को मिस्टर एक्स मिले, उन्होंने बोला मैम मेरे पैसे, मैं कहा आपको पैसे देने थे, अभी दे देती हूँ. वो कहते नहीं आप एक काम करो, अभी के अभी दे दो. मैं कहा देखिए एक दिक्कत आ रही है, मेरे पास अभी कैश नहीं है. तो वो कहते हैं अब क्या करोगे आप, कैसे करनी है पेमेंट. मैं कहा आराम से एक काम करती हूँ, मेरे को मिस्टर वाई से पैसे आने हैं, ये बिल मैं आपको दे दूं. मिस्टर एक्स कहता चलो ठीक है, पैसे ना आए बिल ले लूंगा मैं, मिस्टर वाई से 2 महीने बाद आप पैसे ले सकते हो. तो मिस्टर एक्स कहता ठीक है, आप नहीं दे रहे हो तो उससे पैसे निकाल लूंगा मैं. और यहाँ पर मैंने बोला वेयर द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंडोर्सेस इट इन सच अ मैनर. मैंने ये बोला अगर वाई ने पैसे नहीं दिए ना, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कुछ कह सकती, मेरे को नहीं मालूम, मेरे पास मत आना उस टाइम पर आकर कि नहीं नहीं पैसे दे दो. एक्स आकर ये लड़ाई करने लगा कि आपने मेरे को पैसे दिए नहीं और मिस्टर वाई का बिल पकड़ा दिया और वो पैसे दे नहीं रहा. कहते मेरे पास मत आना, आपको बिल रिसीवेबल मैं दे रहा हूँ, रिस्क आपका, अगर इसने पैसे दे दिए तो भी आपका फायदा, नुकसान होगा तो मेरे पास तो मत आना. ये कहता है ये एंडोर्समेंट. क्या ये सैंस रिकोर्स है, या ये कंडीशनल एंडोर्समेंट है, या फिर ये फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट है, या फिर ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है. इस तरह की एंडोर्समेंट को कहा जाता है सैंस रिकोर्स. वापस नहीं लेकर आना, रिकोर्स नहीं होगा इस बिल का, वहीं छोड़ दो जहां हो गया. मेरे पास आकर आपने एक बार भी बोला ना कि ये बिल तो पे नहीं कर रहा, कहता मेरे को नहीं मालूम, मैंने एंडोर्स कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी पे, उसको वाई को जैसे मर्जी पैसा निकलवाओ, मैं तो फ्री हूं. That's called sans recourse endorsement. अगला क्वेश्चन, when a promissory note or bills of exchange are payable in which no time is specified. I order to pay Mr. Y a certain amount of money, बस लिख दिया इतने रुपए देने हैं. अब ये टाइम तो लिखा नहीं, अब जब टाइम नहीं लिखा तो कब जाकर मैं उनको मांगू पैसे, क्या 3 महीने बाद, क्या 6 महीने बाद, या जब डिमांड कर दूं, या एक रीजनेबल टाइम तो दो. देखिए पहली बात टाइम लिखना चाहिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो जिस समय वो पर्टिकुलर पर्सन आकर बोल दे आपको तभी पैसा देना पड़ जाएगा, बिकॉज टाइम डिफाइंड नहीं है ना. तो ये होते हैं पेबल ऑन डिमांड.
जब पैसा मांगा आपको तब पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते हैं उसे बोलते हैं डिसऑनर। तो वो डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर देता है दिक्कत, क्योंकि वो फिर जाएगी कोर्ट तक बात, फिर आपसे पैसा निकलवाया जाएगा, ठीक है, वो हो जाता है। मूविंग ऑन, चेक क्या है? A check is drawn upon a specified banker and a payable on demand. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही कवर होता है। कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आपके पिछले जो सेबी का पेपर था उसमें पूछा गया था, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट और नन ऑफ द अबव। हुंडीज आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ लोकल, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना लोकल लेवल पर जो चलते हैं, आप बोल सकते हैं स्टैंडर्डाइज वाले नहीं है, लेकिन एक मार्केट में जो चलते हैं वो आप बोल सकते हैं इसको। प्रोमिसरी नोट है, प्रॉमिस कर रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह काउंट होता है। याद करिए मैंने आपको जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन दे रहे थे तो वहाँ पर प्रोमिसरी नोट और ये सब इकट्ठे बताए थे। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक है वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट कहलाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ऑर्डर देते हैं ना कोई पर्टिकुलर पर्सन, मैंने अपने बैंक को बोला कि इनको जब पैसे चाहिए होंगे आपको उनको पैसे देने हैं, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ आएगा। अच्छा, ये एक इसका आंसर दिख गया, चलो डिस्कस कर लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 2 ऑफ 1974, थोड़ा सा लॉ का पे ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें बोलते हैं जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो ऑफेंस होगा, जो भी उसके अंदर आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो वो पनिशेबल कैसे होगा? नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल होगा, या उसमें बेल मिल सकती है, उसमें बेल नहीं मिल सकती। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर जो भी कोई ऑफेंस क्रिएट किया जाएगा, ऑफेंस करेगा पर्टिकुलर पर्सन, वो कंपाउंडेबल होता है, ठीक है। नॉन बेलेबल, बेलेबल ऐसा नहीं बात आती, उसमें सिर्फ कंपाउंडेबल बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन सी बात सही है? वेयर अ बिल इज डिसऑनर्ड द ड्रॉई इज रिलीव्ड ऑफ हिज लायबिलिटी। जिसके सर पर वो पैसा पड़ा था वो रिलीव हो गया, अब उसको पैसे नहीं देने क्योंकि उसने मना कर दिया, ऐसा होता है। तो ये चीज हुई। नंबर 2, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल डॉक्यूमेंट, हमने भी पढ़ा, ये अनकंडीशनल होता है। अब द पर्सन हु पेज द अमाउंट ऑफ द बिल इज नोन एज द पेई। नहीं, ये होता है ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ये होता है ड्रॉअर, ये होता है ड्रॉई। मैंने आई ऑर्डर यू टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, आप कौन हो? ड्रॉई। टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू मी और द पर्सन स्पेसिफाइड, ड्रॉई ने किसी और को दे दिया तो वो पे ही बन जाता है, ठीक है। और लास्ट आपका है द 3 days आर गिवन एज द डेज फॉर ग्रेस टू अ पे बिल, यानी मैंने आपको बताया कि जो टाइम टेन्योर होता है ना, ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर 1 महीने का बिल है तो वो 1 महीना काउंट नहीं होता है, 1 महीना प्लस 3 दिन और काउंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर कम्स इज 3 days आर गिवन, ये बात सच है, बाकी सब में गड़बड़ है, ठीक है। तो एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई, उसको पैसे दिए जाएंगे ये बोल देता है, ठीक है। सो ये आ गया। The next question is, according to the Negotiable Instrument Act, which of the following is not a type of promissory note? जहां पर एक promise किया जाएगा to pay a certain amount of money, a promise to pay a certain amount of money to the order, a promise to pay the bearer, or the promise to pay the certain amount of money at some time. इसका बेस्ट ऑप्शन दूं, आप देखिए पैसे को, पैसे पे लिखा होता है, यानी हमारे रुपए के नोट पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियर सर्टन अमाउंट ऑफ मनी अप टू सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, इसीलिए ये जो बियर वाली चीज़ है दैट इज नॉट देयर इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, वो प्रॉमिसरी नोट है ना, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट, उसमें प्रॉमिस किया होता है तो वो काउंट होगा, लीगल टेंडर की तरह वो काउंट होता है, लेकिन हम उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पाते। तो इसमें ये होता है कि जहां पर आप प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एट सम टाइम, सम नहीं, एक प्रॉपर टाइम दिया होता है उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ वहां पर रहती है। प्रॉमिसरी नोट इज थोड़ा वीकर वर्जन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास आता है एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मीन्स एट साइट यानी दिखने पर आपको पैसे देने होंगे, क्या ये ऑन प्रेजेंटेशन है या ऑन डिमांड है या ऑन कमिंग इनटू विजन है या फिर नन ऑफ द अबव है। जब हम एट साइट एंड डिफाइन करते हैं, अगर मिल गया तो हम उसे पैसे देने हैं, दिस इज बेसिकली ऑन डिमांड, जब पैसे मांगो तब आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेर आई एंड माई सेशन फॉर द पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आज मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कंट्रैक्ट एक्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हैं। इनका जो लैटिन फ्रेज के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स है
पिछली बार में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिक वाले, सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग, कुछ हम बेसिक वाले कवर करते, थोड़े से मैंने प्रोविजंस दूसरे वाले भी कवर किए ताकि प्रैक्टिस हो सके. सो इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन काइंडली गो ऑन. इसको बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ इनको पढ़ ज़रूर लीजिएगा. और इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे पोर्टल पर. एंड काइंडली बी देयर. हम 12th को आप लोगों के लिए एक मैराथन कंडक्ट करवा रहे हैं एट 3 PM. 12th of February को हमारा मैराथन है. सो मिलते हैं मैराथन के अंदर. थैंक यू गाइज.